कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बहुत साफ, बहुत क्लियर कह रहा हूं। आप सोचेंगे समझेंगे कि कहां डिप्रेशन, कहां साइकोसिस, कहां एंटीसाइकोटिक का प्रयोग हो रहा है। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब इस एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में कौन कौन से एंटीसाइकोटिक्स हैं जो एफडीए अप्रूव्ड हैं? तो उस लिस्ट में पहला नंबर आता है क्विटियापिन का, दूसरा एरिपिप्राजोल का, तीसरा ब्रेक्सपिप्राजोल का, चौथा ओलंजापिन का। तो ये चार जो एंटीसाइकोटिक मैंने आपको बताया ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड एंटीसाइकोटिक हैं। इंडिया में हम इन चार में से 3 का उपयोग करते हैं क्योंकि ब्रेक्सपिप्राजोल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब इन चारों में एरिपिप्राजोल का जब हम यूज करते हैं ये पार्शियल डोपामिन एगोनिस्ट होता है। अब इसका जब हम यूज करते हैं तो बहुत कॉमनली हम लोग को एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे एकाथीसिया कहते हैं। एकाथीसिया को हम एरिपिप्राजोल के डोज को कम करके भी ठीक कर सकते हैं और कभी कभी जब डोज को कम करने पर यह ठीक नहीं होता है तो हम बीटा ब्लॉकर या बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग को ऐड करके एकाथीसिया को ठीक करते हैं। एकाथीसिया में क्या होता है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है। इसको हम लोग बहुत ब्रीफली कहते हैं ये ऐसी कंडीशन है कि एंड्स इन पैंट्स, मतलब आप बहुत बेचैन होते हैं, एक जगह रुक नहीं पाते, उठते हैं बैठते हैं, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। लेकिन ये बहुत ही इजीली इंप्रूव हो जाती है एड ऑन करने से मेडिसिन के। ओलंजापिन का यूज हम करते हैं लेकिन ओलंजापिन का यूज एज अ मोनोथेरेपी इंडिकेटेड नहीं है, इसे हम फ्लोक्सेटिन के साथ मिलाकर देते हैं। ओलंजापिन के साथ जो इशू आता है वो आता है वेट गेन का। ओलंजापिन में इनिशियल वीक्स और मंथ्स में वेट गेन होने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम पेशेंट को डेफिनेटली कहते हैं कि वो अपने डाइट पे नजर रखे और कुछ माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करें इफ पॉसिबल। तो ये ओलंजापिन का डाउन साइड है। अप साइड में यह है कि ओलंजापिन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। तीसरा एंटीसाइकोटिक क्विटियापिन। क्विटियापिन का प्रयोग बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग करते हैं लेकिन इसके साथ एक जो साइड इफेक्ट हमें मिलता है वह होता है सोमनोलेंस या एक्सेसिव स्लीप का। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इस साइड इफेक्ट से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। दूसरे नंबर के ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास आता है लिथियम। जी हाँ, लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर होता है जो कि बहुत ओल्ड मूड स्टेबलाइजर है लेकिन ओल्ड इज स्टिल गोल्ड। अब लिथियम की जो इफेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिथियम जो यूनिपोलर डिप्रेशन है उसमें सुसाइड के चांस को 5 फोल्ड डिक्रीज करता है और बाइपोलर डिप्रेशन में सुसाइड के चांस को 6 फोल्ड डिक्रीज करता है। मतलब ये बहुत ही जबरदस्त एंटी सुसाइडल एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन इसके साथ जो समस्याएं हैं वह यह है कि लिथियम जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो हमें टाइम पर समय समय पर सीरम लिथियम एस्टिमेशन करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि जो लिथियम का डोज है वो थेरेपेटिक रेंज में बना रहे, वह अधिक ना हो, वरना इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है और बहुत 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 रेयर केस में फैटेलिटी तक होती है। एक और साइड इफेक्ट जो लिथियम के क्रॉनिक यूज के साथ है देखा गया है कि जब हम 5 से 10 बरस 15 बरस लिथियम का उपयोग करते हैं तो 10 से 20% लोगों में हाइपोथायराइडिज्म की समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो थायराइड हार्मोन होता है, जो थायरॉक्सिन होता है, उसके लिए आपका ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है। वह ब्रेन के मल्टीपल फंक्शन में एड ऑन रोल करता है, उनके फंक्शन को इंप्रूव करता है और आपका ब्रेन बहुत बेहतर फंक्शन करता है और डिप्रेशन से तेजी से निकलता है अगर आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में बनी रहती है। हम जब थायराइड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब हम देखते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है, जो T3 है, T4 है, वो लोअर साइड में आ रहे हैं तो हम थायरॉक्सिन ऐड करते हैं। तब भी ऐड करते हैं जबकि आपका थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल आ रहा है लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल लो साइड आ रहा है। लो नॉर्मल साइड में हम थायरॉक्सिन ऐड करते हैं। इसके बाद के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें हम L-methyl folate का यूज करते हैं। L-methyl folate एक कोफैक्टर होता है जो कि सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम S-adenosyl मेथियोनिन का उपयोग करते हैं
यह भी एक मिथाइल डोनर की तरह काम करता है और सेरोटोनिन के जो पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, उसके ब्रेक डाउन को डिले करता है। अन्य ऑप्शन में हम प्रामिपेक्सोल का यूज करते हैं। प्रामिपेक्सोल एक डोपामिन एगोनिस्ट होता है, स्पेसिफिकली कहूं तो D3 सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है। इसका मेन यूज होता है एनहीडोनिक सिम्टम्स को इंप्रूव करने में। मतलब ऐसा डिप्रेशन का केस जिसमें एनहीडोनिया मतलब वह स्टेट होता है जिसमें व्यक्ति उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता जिन्हें वह पहले एंजॉय किया करता था। तो एनहीडोनिक डिप्रेसिव सिम्टम में प्रामिपेक्सोल बहुत बेहतर काम करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि जितने भी ऑप्शंस की हम लोगों ने बात की यह ड्रग या मेडिसिन के ट्रीटमेंट थे। अब हमने मान लिया कि ये मेडिसिन हमने दिया और कोई सुधार नहीं आया, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन वैसा ही बना हुआ है, या किन्हीं कारणों से हम आपको यह ड्रग नहीं दे सकते, साइड इफेक्ट आ रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो नॉन मेडिकेशन ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन जो हमारे पास आज उपलब्ध है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है ECT या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जी हां, यह थेरेपी जो होता है यह सीजर प्रोड्यूस करता है आपके ब्रेन में जनरल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में। अब डेफिनेटली आप डर गए होंगे कि साहब ये कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि जो सीजर प्रोड्यूस कर रहा है, मैं सीजर क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूं अपने ब्रेन में? देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल और ऐसे बहुत सारे मिथ जरूर जुड़े हुए हैं ECT को लेके, लेकिन आज भी अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है और जिसमें सुसाइड की सबसे ज्यादा संभावना पनप रही है, तो ECT इज स्टिल टुडे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और जितना बढ़ा चढ़ाकर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है या जितनी क्रूरता से इसको दिखाई जाती है हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्मों में, ये ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखा गया है कि थोड़े मेमोरी लैप्सेस आते हैं, मेमोरी इशू आती है। वो ड्यूरेशन जब उसे उस प्रोसीजर से गुजारा जा रहा है उस दौरान उसकी मेमोरी सही से रजिस्टर नहीं हो पाती और उस दौरान की चीजों को वह रिकलेक्ट करने में डिफिकल्टी फील करता है। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है पेशेंट को कि वो थोड़ा डल फील करते हैं, लेकिन स्टिल इट इज द बेस्ट non-medication treatment modality available for treatment resistant depression। अगर मान लीजिए किसी वजह से हम ECT का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या पेशेंट विलिंग नहीं है, तो एक और अभी नई मॉडलिटी आई है जिसे हम कहते हैं RTMS या ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत कॉस्टली अफेयर है और साथ ही साथ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। RTMS जो होता है इसमें पेशेंट को एक वीक में 5 से 6 बार सेशंस लेने पड़ते हैं। सेशन हाफ एन आवर टू 1 आवर चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अभी बिल्कुल यह जो नया रिसर्च आया है उसमें कीटामिन इन्फ्यूजन की बात हो रही है। कीटामिन इन्फ्यूजन भी एक तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ भी समस्या यह है कि इसके बारे में हमारे पास ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो इसे FDA ने इंडिकेट कर दिया है, लेकिन इंडिया में अभी भी कीटामिन ट्रांसफ्यूजन बहुत कम सेंटर्स पे अवेलेबल है और साथ ही साथ हमारे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है इसके आउटकम के। मतलब अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग मेजर है जिसमें आपको बार बार इन्फ्यूजन के लिए आना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे पास अभी भी प्रॉपर अवेलेबल डेटा नहीं है इसकी इफेक्टिविटी को लेकर। तो दोस्तों ये थे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक था तो आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक और साइंस बेस्ड वीडियोस हम लगातार इस चैनल पर लाते रहते हैं आपके लिए। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।